अपरिमित अनंत शुभकामनाओं के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने 12वीं विशेष एक तरह से समझ लें मार्गदर्शन में। और हमारे साथ आज 12वीं विशेष जब परीक्षा निकट में है तो अंतिम समय का कैसे अधिकतम उपयोग हो सके और उसका हम कहते हैं ना कि उपयोग करके कैसे अधिक से अधिक लाभ कर पाए ना, अपने स्कोर को कैसे बेहतर करें, परीक्षा कैसे बेहतर दें, इसके लिए हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मनीष और अभय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हम बगैर देर के मनीष, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और अब आप 12वीं परीक्षार्थियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए अंतिम समय में? जी, सबसे पहले सर आपका धन्यवाद इस चैनल पे आमंत्रित करने के लिए। जी शुक्रिया। हाँ, तो 12वीं बोर्ड की जहाँ तक बात है, अब एग्जामिनेशन बिल्कुल ही नज़दीक है। 2 से 3 दिन में एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। जी, तो सबसे पहले मैं बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने दिमाग को शांत अवस्था में कर ले, न ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें और ना ही ज़्यादा खुद को डिमोटिवेट करें। वो एक कांस्टेंट अवस्था में आ जाए और खुद पे भरोसा रखें। जी जी बिल्कुल। जितना यानी अपने आप से बहुत ज्यादा भी अपेक्षा नहीं रखनी है, भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है और ना ज्यादा नीचे देखना है, बिल्कुल शांत सा। यानी अगर आप प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते हैं परीक्षा हॉल में तो अपने को शांत चित्त रखना आवश्यक है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। जी आगे। और खुद पे भरोसा रखें कि आपने जितना पढ़ा है आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा बस अपने प्रैक्टिस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करें और लास्ट समय में चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके खुद पे भरोसा रख के एग्जामिनेशन में अपना 100% जी 100% देने की बात है। ये अपनी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रिवाइज करें। इसी पर हमारी बातचीत तो आपसे होगी। रिवाइज करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? विशेष रूप से मैं आपसे थोड़ा सा पहले हमारी चर्चा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ से होगी, लेकिन हम पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से। जो 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनको अगर मनीष जी को बताना पड़े कि रसायन विज्ञान का अंत समय में, कम समय में, रात्रि में, कल एग्जाम हो, आज की रात्रि में कैसे रिवाइज करके अधिकतम स्कोर करें? जी, तो जहाँ तक हम जानते हैं केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो हम एक एक पार्ट को लेके चलते हैं। अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिल जाएगा। जैसे कि सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या बात, अनुसंख्य गुण जिसको। यस सर। जी जी। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑटोमेटिक प्रेशर। परासरण दाब और हिमांक का अपनमन और बॉइलिंग पॉइंट का उन्नयन। इसका जी। तो इसका जो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का जो डेरिवेशन है, एक न एक 5 नंबर के क्वेश्चन में वो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्य गुणधर्म है, एक बार रिवाइज आप कर लें और आप इत्मीनान रखें कि एक क्वेश्चन 5 अंक का ये पूछा जाएगा और इससे आपको काफी लाभ पहुंचेगा। और महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि आप इन 2 चैप्टर को अगर देखते हैं तो 3 प्रश्न जो आपको लॉन्ग देने हैं उसमें से 2 के उत्तर मिल जाएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी आगे फिजिकल केमिस्ट्री की। और दूसरा जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें बस एक ही क्वेश्चन बनता है, आप फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है उसको अच्छे से कर ले, जो इंटीग्रेशन करके निकलता है। आप महत्वपूर्ण बहुत हमें सुनने वाले ध्यान से देखेंगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का आपने जो व्यंजक कहा कि इसको प्राप्त आपको कर लेनी है और ये बहुत अर्थपूर्ण विशेष रूप से। यस सर। ये केमिस्ट्री के फिजिकल से जुड़ी हुई 2 चैप्टर आपने बताए। इसी प्रकार से कुछ पोर्शन इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के हैं। इनऑर्गेनिक का एक पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ने के लिए वो है मेटलर्जी। अच्छा। जिसमें से हम मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से। तो 3 मेटल है, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। इसमें से एक बार फिर से, आयरन यानी लोहा, तांबा और एल्युमिनियम, इन तीनों में से आप क्या सलाह दे रहे हैं कि एक या सबको? तीनों को, कम से कम तीनों को देख, तीनों में से कोई एक निष्कर्षण पूछा जाएगा आपसे। यानी लोहा, तांबा और एल्युमिनियम का निष्कर्षण आपसे पूछा जाएगा, आप तीनों को देख लें। और ऑब्जेक्टिव में आयर्स के भी पूछे जाते हैं इन चीजों का। तो मुझे लग रहा है कि इससे
वैकल्पिक प्रश्न के लिए तैयारी करने के लिए अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसी को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो विकल्प प्रश्न प्रश्न चीजें ये आपने इनऑर्गेनिक से कहा और कुछ विशेष आपका इनऑर्गेनिक की ओर ध्यान देना। तो यहाँ से आपका इन 3 क्वेश्चन से लॉन्ग हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात ऑब्जेक्टिव का या शॉर्ट का, तो इनऑर्गेनिक का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसको अच्छे से पढ़ ले, उसमें नोमेनक्लेचर पार्ट है, उसका आइसोमेरिज्म है, तो वो देख ले, उससे 4-5 ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं जी। अब अगर बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें भी नोमेनक्लेचर पार्ट पूरा का देख ले, पूरा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो एक बार देख ले। और उसके लिए तो बहुत सामान्य ऐसा भी नहीं कि जो 12 के जो नोमेनक्लेचरिंग पूछे जाते हैं कुछ बहुत हाई लेवल के नहीं रहते, सामान्य होते हैं। तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप को बस ध्यान में रखना है और उससे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का आना चाहिए, बैलेंस चुनना, नंबरिंग, बस इतना काफी है। जो जनरल IUPAC नोमेनक्लेचरिंग के जो रूल्स हैं इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे साथ अभय हैं और अभय हमारे बीच में है। गणित विशेष किन टॉपिक को गणित पे ध्यान देना चाहिए, पहले एग्जाम गणित से शुरू हो रहा है, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब हमारे श्रोताओं को आप क्या बताना चाहेंगे, नहीं जो 12वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनको अंत समय में गणित के किन टॉपिक्स को देखे तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। पहले तो थैंक यू सर। हमें लगता है कि जो स्टूडेंट तैयारी किए हैं गणित की, जो पढ़े हैं, उनको एक चीज़ तो पता लग गया होगा कि गणित का कौन सा पार्ट हमने पढ़ा है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं और कौन सा है जिसको हमने नहीं पढ़ा है। यानी अभी अगर हम उसे पढ़ने भी जाए तो हमको ज़्यादा समय लग जाएगा, हाँ, और उसका हो नहीं पाएगा। तो जिस पोर्शन को पढ़े हुए हैं उसी को पढ़े, हाँ, उसी को पढ़े, उसी को अच्छा करें और भरोसा रखे किसी से वो उत्तर दे दे। हाँ, और चूंकि बिहार बोर्ड की कृपा है कि जो आप 50% पढ़े 100 मार्क्स लाए। अच्छा, तो इसमें तो है कि आपको पूरा पढ़ना भी नहीं है, यानी बिहार बोर्ड ने आपको पहले से ही सिलेबस पढ़ा है, उसमें पूरा तो पढ़ना भी नहीं है। तो हम बोलेंगे 50% नहीं, कम से कम आप 60% को अच्छे से रिवाइज करें। 40-60% आप दें। जो 40% जो आपका वीक है, जो आप नहीं पढ़े या कम पढ़े, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दे और उतना ही को पढ़ के आप 100% जाइए और आपका 100% क्या 100 मार्क्स निश्चित रूप से नहीं आएगा। जी बिल्कुल, यानी इनका कहना है कि 100 मार्क्स आपका निश्चित रूप से आएगा। 60% क्यों, कोई सारा एक तो आपने बताया कि जो आप पढ़े हैं उसी में से 60%, लेकिन फिर भी अगर एक मान लेते हैं कि एक गणित के जो आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, तो अब है किस ओर इशारा करना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि अगर थोड़ा सा समझते हैं 12 के स्टूडेंट की एक मानसिक स्थिति रहती है जो सोचता है कि क्या पढ़ें, कोई भी व्यक्ति, आप लोग भी परीक्षा से गुजरे होंगे तो ऐसा रहता है कि कल पता नहीं क्या पूछने वाला है। तो इस स्थिति में कौन सा टॉपिक सब होगा जिसकी ओर आप चाहेंगे कि इसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ा। अब जैसे मैं 44 मार्क्स का कैलकुलेशन, तो इसको तो छोड़ा नहीं जा सकता, यानी आप अप्रोक्सीमेट 50% मार्क्स इसी से पूछा जाता है। और जिसमें अगर 44 मार्क्स को रहता है, इसका मतलब आपको 88 यानी आप केवल इसको पढ़ करके 88% दे सकते हैं। क्या बात है, यानी कि आपने अगर 44 की बात आप मत करिए, आप 88 का उत्तर दे सकते हैं, 88 का उत्तर दे सकते हैं, अर्थात कैलकुलस को आप विशेष रूप से करें। लेकिन एक बात है, कैलकुलस के कई ऐसे पोर्शन होते हैं जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा समझ रहे हैं, मैंने सामान्य विद्यार्थी की जो अच्छे स्टूडेंट के लिए, जैसे बहुत सारे टॉपिक है एरिया निकालने वाला, उसमें दिक्कत हो जाएगी मैक्सिमम। तो हम कहते हैं कि इसको तो बहुत सारे जो चैप्टर है वेक्टर, अब कॉम्प्लीमेंट बताइए इसका। हाँ, इसके पूरा अगर इसका कुछ पोर्शन अगर ना कुछ दूसरे पोर्शन से अगर आप उत्तर देने हो तो कौन सा विषय ठीक है। जिससे तो आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को करिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करिए, ITF को 14-28 की बात हो जाएगी। यूनिवर्सिटी को मतलब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से आसान चैप्टर तो पूरे 12th में कोई है नहीं, आप इसको कर लीजिए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप निश्चित रूप से रिवीजन करें, कैलकुलस रिवीजन करें और वेक्टर को भी आपने सारा वेक्टर को मान लीजिए डीप में ना जाए तो कम से कम वेक्टर के डिफिनीशन चाहे इसके जोड़ घटा गुणा पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप इतना देख लीजिए। जी बिल्कुल। और एक संदर्भ में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभय का जहां तक इशारा है तो ये नहीं है कि आप यही सब करें, कहा जा रहा है पहली बात तो इन्होंने कहा जो आपने मजबूती से पढ़ा है उसको रिवीजन करें, और अगर इसके अलावा अगर आपने इसको भी देखा है तो आप इसकी इससे मदद आपको मिलेगी। और हमेशा ध्यान में रखना है, पहली बात ध्यान में रखना इसको कि खुद पर भरोसा रखें। हमारे द्वारा जो कहा जा रहा है, विशेषज्ञों के द्वारा कहा जा रहा है, और तब तक काम नहीं देगा जब तक कि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा कब होगा,
जो आप जानते हैं उस पर भरोसा रखिए, ये चीज़ें हैं और इसे हम उत्तर देंगे। और उत्तर देने से पहले हमेशा प्रश्न पत्र को पहले देख ले, पूरी तरह से पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये देख ले कि इसमें से कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर खुद हम जानते हैं। तो जो ही देखेंगे कि अरे क्या बात है, इसमें से तो मैं मैक्सिमम जानता हूँ, देखते हैं बच्चे का अंदर से लगता है पहला दूसरा प्रश्न देखा और लगा कि अरे एकदम आसान है, उसके कलम वलम तेजी से चलने लगते हैं और हम समझते हैं बस उसी 2-3-4 क्वेश्चन को ढूंढना है। और कई बार जब होता है जब आपका मोशन ठीक हो जाता है मनीष, जब आप गति में आ जाते हैं तो यॉर्कर गेंद पर भी छक्का होता लग जाता है। जो क्वेश्चन तो क्या ऐसा महसूस करते हैं कि क्या ऐसा होता है अभय कि जब आप शुरुआत में 2-3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिए हो तो जो थोड़ा पार्शियल यानी कि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का रहता है उसका उत्तर भी बन जाता है? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पहले आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले तो माइंडसेट है कि हमारे पास क्वेश्चन दुगने हैं, उसमें से चुने ही पहले। हाँ, दुगने क्वेश्चन है तो जो जिसमें हम कंफर्म नहीं है किसको बनाएंगे बीच में फंसाएंगे उसको छुए नहीं। वो लास्ट की चीज़ है जब मेरा 10 जवाब देना है और 5 नहीं मिल रहा है कहीं से, 20 में से 10 जवाब देना है, अगर नहीं मिल रहा है 10 नहीं पूर रहा है, तब आप उसको अटेम्प्ट करिए। यानी डबल माइंडेड, अगर आप डबल माइंडेड स्थिति में अपने आप को पाते हैं तो आप अभी उसको छोड़ ही दें। और ऐसी स्थिति आए अंतिम घंटा, जब आए अंतिम आधा घंटा आए और आपको लग रहा है कि आपके स्कोर पूरे नहीं है तो उसकी ओर आप जाएं। तो 2 बातें हैं, गणित में कहा गया कि आप कैलकुलस का रिवीजन कर लें, अलजेब्रा को देख लें, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा सा चैप्टर है, इसके सूत्र को थोड़ा सा देख लें और उसके बाद वेक्टर को थोड़ा ऑप्शन में रखें, यानी विकल्प के तौर पे रखें। वही दूसरी ओर मनीष ने बताया आपको कि किस प्रकार से आपको फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। 2 चैप्टर सॉल्यूशंस और केमिकल काइनेटिक्स, 2 की बात इन्होंने कही महत्वपूर्ण। इनऑर्गेनिक में इन्होंने 3 धातु की चर्चा की है, तांबा का, लोहा का और एल्युमिनियम का, कि इसको आप थोड़ा देख ले। इनऑर्गेनिक में इन्होंने एक और बात बताया कि थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख सकते हैं और ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को ठीक से देख लें, जो भी नेमिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसको देख लें। अब हम चर्चा थोड़ा सा करना चाहेंगे कि अब भौतिकी की रिवीजन करने के लिए आपका क्या सलाह होगा मनीष, कि किस प्रकार से भौतिकी का, और जब अंत समय में है तो फिजिक्स की तैयारी, यहाँ भी तो बात वही है कि प्रॉपर फॉर्मेट तो वही है, आधे उत्तर देना है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म है या फिर मॉडर्न फिजिक्स है, तो क्या कौन से पोर्शन हैं जो स्टूडेंट के रूप में आप अपने को थोड़ा सा वहाँ ले जाएंगे जहाँ 12वीं के परीक्षार्थी तो मनोदशा उस समय विद्यार्थी को जो सहजता से समझ में भी आए और अंदर का विश्वास भी थोड़ा मजबूत है जी। तो देखिए फिजिक्स में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर हैं जी, और लास्ट में कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या पढ़ें। सारा पढ़े हुए हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, सबसे दिक्कत यहाँ हो जाती है। तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज करें। फिजिक्स की बात जहाँ तक है तो इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट उसमें सिमिलरिटी चलती है, तो वो दोनों साथ साथ कर ले, इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट, यानी दोनों की जो दोनों में जो थोड़ा कॉमन है। जैसे ये आपने कहा कि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण जो फील्ड का सवाल आता है उसके एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, तो सेम क्वेश्चन वैसा मैग्नेट में भी बनता है। तो 4-5 क्वेश्चन इधर से हो जाएंगे और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल, इसके कारण फील्ड और पोटेंशियल, इसका डेरिवेशन याद बहुत रखना। महत्वपूर्ण बात कहा है कि जो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल की उन्होंने जिक्र किया कि उसके अनुसार जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर या फिर किसी भी स्थिति में जो फील्ड बनते हैं और जो पोटेंशियल आते हैं, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान रखें जी। ये 2 टॉपिक के अलावा कौन सा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करें तो वो है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों अच्छे से कर लें, इससे आपके 35% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे सिर्फ एक चैप्टर। फिर मनीष थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ करना चाहेंगे कि जैसा भी हमने अभय से चर्चा करते हुए कहा था कि कैलकुलस के कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा, तो इन्होंने एक विकल्प के तौर पर वेक्टर का सलाह। तो इसी तरह से वेव ऑप्टिक्स, री ऑप्टिक्स तो चूंकि स्टूडेंट का लगता है कि 12 वाले स्टूडेंट 10th में भी थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़े रहते हैं, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में फिर वही बात आ जाती है, थोड़ा बहुत इस तरीके की स्थिति आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप वेव ऑप्टिक्स का ऑप्शन के रूप में अगर सलाह देना चाहेंगे तो क्या देना?
तो इसके ऑप्शन के रूप में आप चले जाइए सेमीकंडक्टर में। वो एक आसान टॉपिक है जिसमें जंक्शन डायोड के बारे में पूछा जाता है, लॉजिक गेट के बारे में पूछा जाता है। उसको लास्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यानी इस तरीके से अगर आप चाहें तो सेमीकंडक्टर चैप्टर को देख लीजिए, रे ऑप्टिक्स को लीजिए, वेव ऑप्टिक्स को लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लीजिए और साथ साथ मैग्नेटिज्म को देख सकते हैं। चलिए आखिरी रात है, कल सुबह एग्जाम है, तो एक विद्यार्थी के अंदर तो कई तरह के ख्वाहिश पॉजिटिव रहते हैं, तो उस समय में अपने आप को शांत रखने का कोई तरीका, जिससे कि जो कभी आप लोगों ने आजमाया हो, अपने परीक्षा देते हुए आजमाया हो, लाइफ में तो बहुत परीक्षा दिए होंगे, तो ये सवाल थोड़ा सा एक सिलेबस से हट के जो मनोदशा तो समझ रहे हैं जैसे कैसी रहती है, तो उस समय कैसी स्थिति। तो इसमें मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि एग्जाम के रात में नींद नहीं आती और वो एक डर होता है। यस सर, एक डर होता है और एक अपेक्षा होता है। तो आप खुद से बस ये सवाल करें कि मान लो कि इस एग्जाम में मेरा उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो नहीं आ पाया तो उससे आपके लाइफ में क्या बिगड़ जाएगा? बहुत एक्सपेक्टेशन है, उतना नंबर आना था, नहीं आया। मान लो कि बहुत ज़्यादा ही नंबर आ गया या थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम नंबर आ गया, उससे आपके लाइफ के लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाले हैं? कुछ भी नहीं। 5 साल बाद ये नहीं कहने का जिंदगी की अनेक परीक्षाओं की एक परीक्षा, अनेक परीक्षाओं की ये पहली परीक्षा ये नहीं समझा जाए कि ये अंतिम है और ये सारी चीजें आप अपना केवल परीक्षा में बेस्ट देना सीखिए, बेस्ट देना है, ये इस पर प्लान करें, अपेक्षा से मुक्त रहिए। अपेक्षा ज्यादा कुछ नहीं करना। यानी मनीष जी इस संदर्भ में हमें सलाह दे रहे हैं कि आप अपने ऊपर ज्यादा अपेक्षा नहीं, रिजल्ट किस तरीके का होगा इससे ज्यादा नहीं देना है, बस केवल इस पे जाइए। कल की सुबह अपना श्रेष्ठ देना है, कल सुबह कल एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट देना है, अपेक्षा मुक्त होकर जाएंगे तो ही आपका बेस्ट निकले और श्रेष्ठ देंगे। बस इतना ध्यान में रखना है कि श्रेष्ठ देना है। चलते चलते और एक विशेष रूप से कुछ विद्यार्थियों को अगर कहना हो इन तीनों विषयों के अलावा अगर विषय से आपके कुछ और भी जो आपसे का अनुरोध हो 12th के स्टूडेंट से, तो हम बच्चों से अभी यही अनुरोध करना चाहेंगे, सिलेबस रिवाइज करके पढ़ना ये ठीक है, लेकिन अभी के बच्चों में डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और वो एक एग्जामिनेशन के रिजल्ट से कभी कभी हर बार सुनने को मिलता है कि कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं उसी एक्सपेक्टेशन के दबाव में। कोटा में ये चीज़ें बढ़ी हैं और हर जगह बहुत ये चीज़ें बढ़ रही हैं। गार्जियन के दबाव होते हैं, परिवार के प्रेशर, समाज के प्रेशर, बच्चा खुद से प्रेशर क्रिएट करता है। तो एग्जाम में नंबर कम आए ज़्यादा है वो बस एक मार्क्स है, आपके फ्यूचर को डिसाइड करना करेंगे। स्वीकारें इसे, जब आप इसे स्वीकारेंगे तब शायद आप अपने जीवन को संवार पाएंगे, बेहतर तरीके से सजा पाएंगे। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी है अभी फिलहाल, और जिंदगी की अपेक्षा रखने के और भी अवसर आएंगे। इसके लिए अब है आप क्या सलाह देना चाहेंगे परीक्षार्थियों के लिए, क्या शुभकामना होगी? एक्सपेक्टेशन रहता है, अच्छी चीज़ें है, लेकिन अगर हम लोग अपने ही आसपास में देखेंगे तो इतिहास भरा पड़ा है कि लोग सही से 10th-12th पास नहीं है और काफ़ी सफल और बहुत ज़्यादा सफल है। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है कि आप मार्क्स आए और कुछ कर ले, बस केवल ये है कि आप अपने एग्जाम को बढ़ाइए। पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो और भी अच्छा है। यानी कहने का मतलब जैसे भी खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि अपनी समझ शक्ति को आप बेहतर करें, बेहतर इसका करें, इस प्रकार का है। और अभी चूंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं 12वीं बोर्ड की परीक्षा कैसी अच्छी हो इस विषय पे, तो हम तो एक सलाह ही अपनी ओर से ये देंगे कि अभी सोचना ही नहीं कि परीक्षा फल कैसा होगा, अभी तो बस केवल ये सोचना है कि एग्जामिनेशन कैसा है, बस केवल अपने एग्जामिनेशन में श्रेष्ठ देना और इसके लिए स्थिर मस्तिष्क, शांत मस्तिष्क, विश्वास से भरा, और बस समझना यह है कि हम जिस परीक्षा हॉल में जा रहे हैं हमारे लिए मंदिर है और हम उसके एक भक्त हैं। बिल्कुल अपनी ओर से निष्ठापूर्वक अपना दे देना है, श्रेष्ठ दीजिए। तमाम शुभकामनाओं के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षार्थी की परीक्षा बेहतर हो, बहुत बेहतर हो। और साथ साथ एक निवेदन भी है, ध्यान में रखना है परीक्षा हमें इस रूप में देना है ताकि हमसे परीक्षा सम्मानित हो। ऐसा ना हो कि हमसे किसी तरीके से परीक्षा, 12वीं की परीक्षा और बिहार की परीक्षा के संदर्भ में कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं। मैं इस ओर विशेष जाना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ आप परीक्षा से सम्मानित हो, आपसे परीक्षा सम्मानित हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अपने अतिथियों के साथ आप सबों को फिर से एक बार अभिनंदन शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।